हेलो एंड गुड इवनिंग। बेटा आज हम लोग एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का पोर्शन उसका हमने 5 और 4 2025 2024 दोनों डिस्कस कर लिए। एएमयू के जेएमआई के हम पाँचों साल के पेपर कर चुके हैं 2021 से लेकर 25 तक। हम अब एएमयू के पेपर कर रहे हैं। हमारा 25-24 हो गया था। आज हम करेंगे 2023 का मैथ्स का पोर्शन। ठीक है, जैसे बाकी के सेशन थे उसी तरह का ये वाला भी सेशन होने वाला है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उम्मीद रहेगी कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया जाए, हर एक कंसेप्ट आपको समझाया जाए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन किन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, किस चैप्टर पोर्शन में से ज़्यादा पूछा गया है, वो सब आपको आइडिया हो। और किसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, कुछ को हम बेसिक से ही कर पाते हैं तो उसमें कैसे हम टाइम बचा सकते हैं, और क्लैरिटी पूरी हो कि कंसेप्ट जो पूछा गया है उसमें किस अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, वही सारी बातें। ठीक है, तो मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इमरान यूनुस और हम आज अपना सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है 2023 एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का 2023 का मैथमेटिक्स का पोर्शन। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। क्या मांगा गया है बेटा? रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल हमसे पूछा गया है रैशनल नंबर क्या होता है। तो ऑप्शन फट से आपको देखना है। जैसे ही आप देखेंगे रूट थ्री इज़ इर्रेशनल, है ना, सब लोग जानते हैं। वैसे भी रूट 3 इज़ इर्रेशनल। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि स्क्वायर रूट में जो नंबर आ जाते हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इस वजह से ये कैसे हो जाते हैं? इर्रेशनल। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और वहाँ पर P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, है ना। हमारी बेसिक डेफिनेशन में यही होता है कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q उसमें ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, तो वो रैशनल होता है। तो P और Q को इंटीजर होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? इंटीजर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर रूट 3 कहने को रूट 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन रूट 3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रैशनल नहीं है। और बाकी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये रैशनल नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा कंसेप्ट रूट 3 + 3 वो क्या है? वो है कि इर्रेशनल में अगर हम रैशनल ऐड करें तो हमेशा इर्रेशनल आएगा। चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, हमेशा क्या बनाएगा? वो इर्रेशनल बनाएगा। रैशनल के साथ इर्रेशनल, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीप्लाई हो, हमेशा क्या बनाएगा? वो डिवाइड हो तो भी सब जगह में क्या बनाता है? इर्रेशनल बनाता है। तो ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। अब ये दोनों है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हमें देखना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होनी चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, मतलब कैसा? कि जो रिपीट करता है, जिस पर बार आ जाता है, जो अपने आप को रिपीट करता है, वो रैशनल होता है। हम यहाँ देखें 0.1 135 135 135 135 13 और इसके बाद भी आएगा 5। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1 और फिर 135 रिपीट कर रहा है, तो 135 के ऊपर क्या आ गया? बार। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रैशनल है। और यहाँ पर 573 0 573 दो बार 0 573 फिर आएंगे 3 बार 0 फिर आएगा 573 फिर आएंगे 4 बार 0 फिर 573। इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका इर्रेशनल है। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। सिर्फ क्या बचा? रैशनल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसने क्या मांगा था हमसे? रैशनल मांगा था। ठीक है बेटा, इसमें जिन्होंने पहली बार देखा हो बेटा, इसको आगे की क्लासेस में देखेंगे या कुछ बच्चों ने देखा हुआ भी होगा। इसको बेटा बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। मतलब ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए और P और Q दोनों किस में आने चाहिए? इंटीजर्स में आने चाहिए। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू कहा जाता है। बस मैंने ये शॉर्ट में लिखा है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा, इफ़ अ पॉलीहेड्रन हैज़ 6 वर्टिसेस। अगर 6 वर्टाइसेस हैं, 12 एजेस हैं, ये वर्टाइसेस हैं, ये एजेस हैं, तो पूछा गया है फेसेस कितनी होंगी, है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस है यूलर फार्मूला, जो कि हम जानते हैं, जो कि हमारे पास होता है F + V इज़ इक्वल्स टू E+2, या ऐसे भी कह सकते हैं F + V - E इज़ इक्वल्स टू 2, है ना। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इसमें हमें वर्टाइसेस कितना दी हुई हैं? 6। तो 6 वर्टाइसेस हैं, एजेस हैं 12 + 2 और हमसे फेसेस पूछी गई हैं। तो F इज़ इक्वल्स टू 12 + 2 14 और ये 6 आ गया माइनस में, तो हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस कितनी आ गई हैं? 8। आंसर क्या बनेगा हमारा बेटा?
8। ठीक है, बेसिक सा ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है, यूलर फार्मूला, और पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, है ना, इसके ऊपर आ ही जाता है सवाल, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, F + V E + 2। देखिए नेक्स्ट है, इफ़ अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ हाइट दी हुई है h, है ना, लेंथ दी हुई है l, और विड्थ दी हुई है मतलब ब्रेथ, तीनों दी हुई हैं, तो सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में। क्या मांगा है? टोटल सरफेस एरिया। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH और प्लस LH। इसमें वैल्यूज़ रख देनी है बस, इसमें आप वैल्यूज़ रख दें। L कितनी है हमारे पास? लेंथ 15 है लेंथ, तो 15 × ब्रेथ है हमारे पास 10, फिर ब्रेथ 10 है और हाइट है हमारे पास 20, फिर लेंथ है हमारे पास 15 और हाइट है हमारे पास 20। तो 2 × 15 10 = 150, 20 10 = 200 और 50 × 20 300। 300 और 200 500, 500 और 150 तो 650। 650 का डबल हमने किया तो हमें मिला 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि हर एक डायमेंशन सेंटीमीटर में है, इसलिए किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले में रखना है और आंसर लाना है। अ शॉपकीपर अलाउज 20% ऑफ, 20% का ऑफ दिया शॉपकीपर ने मार्क्ड प्राइस पर, और फिर भी उसे प्रॉफिट हो गया 25% का, है ना, एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट 25%। एक्चुअल कॉस्ट आर्टिकल की क्या होगी? कॉस्ट प्राइस मांगी है हमसे। अगर मार्क्ड प्राइस 500 रुपये है, क्या मांगा गया है बेटा कि मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क्ड प्राइस 500 रुपये, मतलब जो आर्टिकल पे लिखा हुआ है ना, प्राइस छपा हुआ है वो 500 रुपये है। कोई ख़रीदार आया तो उसने क्या किया कि उसको बोला कि 20% ऑफ है इसके ऊपर, इसका मतलब मार्क प्राइस पे 20% उसने ऑफ दे दिया। तो जब 20% ऑफ दे दिया तो 20% किसका ऑफ दिया? 500 का। तो 20% निकाल लेते हैं 500 का, 20/100 × 500 कितना मिला? ये कट के 100 आया, है ना। इसका मतलब 100 रुपये तो ऑफ़ कर दिए मार्क प्राइस पर। तो उसने बेचा कितने का? सेलिंग प्राइस वो बेचा उसने 400 रुपये का, क्योंकि उसने 20% तो ऑफ़ कर दिया। उसने कहा कि इस पर जो भी मार्क प्राइस लिखी हुई है मैंने 20% का आपको डिस्काउंट दे दिया, अब आप इसमें ख़रीद लो। तो वो ख़रीदने वाला जो है उसको 400 रुपये में लेके चला गया, लेकिन शॉपकीपर को उस पर भी 25% का प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब इस 400 में 25% का प्रॉफिट ऐड है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि ऑप्शन से अगर देख लें कि 25% ऐड करने पे किस में 400 बनेगा, तो आपको दिखेगा कि 320 का 25% निकाल के और ऐड कर दें तो 400 हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100, ये होता है ना, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। मुझे क्या निकालना है? मुझे CP ही निकालनी है। तो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट है कितना? 25% का प्रॉफिट हुआ है उसे, तो प्रॉफिट परसेंट तो 25 हो गया। प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा में बेचा है, तभी तो मुनाफा हुआ है। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूँ और नीचे कॉस्ट प्राइस है ही, ये बेटा 100 एज इट इज़ रहा। अब बस मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो मुझे पता है, सेलिंग प्राइस तो आ चुकी है मेरे पास 400, तो ये मिल गया मुझे 25 और ये जो 100 था ये इधर आया। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। दोनों के नीचे मैंने तोड़ दिया थोड़ा सा आसान करने के लिए। क्यों? क्योंकि CP से CP कट जाएगा। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करना है। आप चाहें तो इसको इधर भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, उससे भी आंसर आ जाएगा। इससे क्या बना मेरे पास? 1/4। ठीक है बेटा, अब ये माइनस का 1 इधर आया तो 1/4 में +1 हो गया। और सेलिंग प्राइस मेरे पास मालूम है मुझे 400 रुपये, इधर LCM लिया मैंने तो ये बना 5/4 इज़ इक्वल्स टू 400 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी थी यहाँ से मुझे, कॉस्ट प्राइस
कैसे निकलेगी? कॉस्ट प्राइस ये 400 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 नीचे पहुंचा, 5 ने 400 को काटा तो बचा 80 और 80 से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 320। इसका मतलब कितने रुपए का था उसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 320 रुपीज़। 320 रुपये में उसने उस सामान को ख़रीदा था जिस पर मार्क प्राइस 500 रुपये पड़ी हुई थी। डिस्काउंट देने के बाद 20% का भी 400 रुपये में बेचकर उसने 25% रुपये, उसमें 25% मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट कि इस तरीके से हम करते हैं। बाकी आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं तो आप इतना सारा ना लिखकर थोड़ा सा जल्दी करें। 500 का आपने 20% झट से निकाला जहन में ही कि 100 रुपये हुआ, 400 रुपये मिला। अब 400 25% का मुनाफे के साथ है तो 320 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 है ना, 1/4। इसका मतलब 320 का 1/4 कितना मिलेगा? 80। और अगर 80 ही 320 में जोड़ देंगे तो वो 400 बन जाएगा, बाकी इनमें नहीं बनेगा। इसका जब आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो 400 नहीं बनेगा, ना ये बनेगा ना ये बनेगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका प्रॉपर मेथड। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। इसको तो करने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, थ्योरेटिकल सवाल है। सम एक्सटर्नल एंगल्स का एक रेगुलर पॉलीगन का सबका ही 360 होता है ना, ये हम पहले से जानते हैं। क्योंकि चाहे वो ट्राइंगल हो पॉलीगन में, या वो आपका स्क्वायर हो, या आपका पेंटागन हो, कुछ भी हो, रेगुलर हेक्सागन अगर है तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360। तभी तो फॉर्मूला बनता है एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री अपॉन n। तो वो कैसे बनता है कि वो जो 360 होता है वो सम होता है टोटल। अब अगर ये मांग रहा है आपसे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, मतलब सारे एक्सटर्नल एंगल्स, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल का है, एक का सारों का निकालना है आपको। मल्टीप्लाई कर दीजिए n से तो वो कितना बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है 360 डिग्री होता है सबका टोटल। अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया। क्या है बेटा? इसमें एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। मतलब एरिया सेम है दोनों का। एरिया ऑफ रोम्बस है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया और स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम है। तो रोम्बस का एरिया होता है बेटा हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। अब साइड जो है स्क्वायर की वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो 6 इंटू 6, और ये d1 और d2, और ये हाफ का 2 उधर चला गया। डायगोनल एक 4 दिया हुआ है, तो इसमें एक डायगोनल 4 दिया हुआ है तो वो मैंने 4 रख दिया। तो दूसरा डायगोनल बहुत ही आसान है निकालना। कितना बना ये? 36 मल्टीप्लाई 2, 4 आया नीचे, और 4 9 ज़ा 36 और 9 2 ज़ा 18। तो सेकेंड डायगोनल कितना है बेटा? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनको फॉर्मूला याद है सिंपल सा वो इसे आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच रोजी विल गेट ऑन रुपीज़ दिस। ये प्रिंसिपल हो गया। इफ़ शी गेव इट फॉर 18 मंथ्स, 18 महीने के लिए अगर वो देता है या देती है 12.5% पर एनम, है ना, इस रेट पर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बात ध्यान रखनी है बस, है ना। इससे हमें क्या लगता है? अगर हाफ ईयरली है तो उसमें रेट जो है, रेट वो डबल हो जाए, हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली होता है और आधे आधे साल पे लगेगा, तो इसलिए रेट हाफ हो जाता है। और जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है, क्योंकि वैसे साल का होना चाहिए था साल में, लेकिन अब क्योंकि आधे आधे साल में लग रहा है तो 2 बार लगेगा, इसलिए टाइम उसमें डबल हो जाता है। तो जो फॉर्मूला है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1 + R/100 n -1, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा। अमाउंट का फॉर्मूला इतना सा होता है, अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो CI निकलता है, तो उसमें से P जब कॉमन हो जाता है तो ये बनता है। जब डायरेक्ट CI पूछा गया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगाएं, इसमें वैल्यूज़ रख दें आप। क्या कि इसमें मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है 4096, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 12.5, तो 12.5 का हाफ कर दें हम, 12.5 का आधा 6.25 होगा, है ना, 6.25
अपॉन 100 और इसके ऊपर n, तो n कितना बनेगा, रेट तो हाफ हो गया, टाइम को डबल करना है। टाइम है कितना, टाइम है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मतलब क्या हुआ, 1.5 साल, है ना, 1.5 साल। साल के अंदर जब इसे करेंगे हम तो 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब 3/2 और उसको हमें डबल करना है। तो जैसे ही हम उसे डबल करेंगे तो कितना बनेगा, 3। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3 और माइनस का 1, तो 4096 1 प्लस, इसको बेटा 25 से काटूँ अगर मैं तो 625 और डेसिमल हटा के नीचे 10,000 हुआ है, 1 2 3 4, 25 से काटा ऊपर 25 आया, यहाँ 400 आएगा, फिर 25 से काट दूंगा तो यहाँ 16 आएगा। इसका मतलब ये बनेगा पूरा 1/16 और इसका क्यूब -1, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें अच्छा सा होता है, ये बनाएगा 16 और 1 17 अपॉन 16 का क्यूब बनेगा, ये 17 अपॉन 16 का क्यूब -1। अब अगर आपको क्यूब याद हैं तो आप डायरेक्ट क्यूब रख लें यहाँ पर, 17 का क्यूब और 16 का क्यूब, ठीक है, और आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर, है ना। 16 का क्यूब तो यही होता है 4096 और 17 का क्यूब जो है वो 4813, तो 4813 में से माइनस हो जाएगा 4096, 13 में से 6 गया 7, 1 और 4823 होगा, तो 817 आंसर आएगा इसका। कितना, 817। 17 का क्यूब 289 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 17 से, तो ये बनेगा 7 9 63, 6 7 8 56 और 6 62 कहीं लगा 6 7 2 14 और 6 20 और 9 8 और 2 3 4913, है ना, 4813 नहीं 4913, 4913। 17 का क्यूब और 16 का क्यूब 4096, ठीक है, -1 और 4096 नीचे है ही जो कि इसको काट देगा 4096 को। एलसीएम लेके ये तो कट गया, बचा क्या 4913 माइनस 4096। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया 7 और 1 और 8, 817। आंसर कितना मिला बेटा, 817, ठीक है। अगर क्यूब आपको याद है तो आप क्यूब डायरेक्ट कर लें और उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। मान लीजिए अगर क्यूब किसी को नहीं याद है तो आप कैलकुलेट तो कर ही लेंगे ना, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, पर उसमें भी टाइम जाएगा। आप इसको 17 का क्यूब इसे 16 का क्यूब लिख लें और 16 का क्यूब ऊपर ले जाएं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लगाएं, पर टाइम उसमें भी कंज्यूम होगा। उससे बेटर है कि आप क्यूब निकाल लें 17 का और 16 का, और उसके बाद आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। Find the value of 5a square into -10ab square, this for a is equals to 1, b is equals to half। a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.1, तो 2.1 हो जाएगा 21/10। अच्छा, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 2 मिलकर 5 हो गई, b की पावर 2, b की पावर 2 तो मिलकर 4 हो गई। 10 से ये 10 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 10, 105। अच्छा, a की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर 5 1 होगा, b की जगह 1/2 रखना है तो 1/2 की पावर 4, तो ये बनाएगा 105 और 2 की पावर 4 होता है कितना, 16, तो 105/16। (105/16) तो ये इसमें जो है ये आंसर होगा, है ना, 105/16। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसका एग्जाम्पल है कि एंट्रेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें चारों ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, है ना, तो इसमें एरर है, मिसप्रिंट है ये। तो इसमें यहाँ पर इनको 105 का डबल करना चाहिए था। जैसे यहाँ 32 है, अगर हमें 32 बनाना था तो हमें दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो नीचे तो 32 बन जाता लेकिन ऊपर 105 नहीं रहता, उसका डबल 210 हो जाता, तो यहाँ 210 होना चाहिए था, पर ये बोनस है ना, क्योंकि ये या तो डिलीटेड है सवाल,
2023 में, या फिर इसे बोनस दिया गया होगा क्योंकि इसके चारों ऑप्शंस रॉन्ग है। 105/16 इज द करेक्ट आंसर। If 15 added to the square of a number is 6 less than the square of its successor, then the number is। अच्छा सवाल है, 15 अगर ऐड किया जाए किसमें, स्क्वायर में, एक नंबर के, हम मान लेते हैं वो नंबर हमारा x है। स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर किसी नंबर के स्क्वायर में 15 ऐड किया जाए, इज मतलब इक्वल टू, वो हो जाता है 6 लेस, 6 कम, किस में से, स्क्वायर में से, उसके सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब उससे आगे वाला, x से आगे कौन आएगा, x से आगे x+1 आएगा, तो x+1 के स्क्वायर से। क्या बोला इसने, एक नंबर का स्क्वायर में जब हम 15 ऐड करते हैं तो वो 6 कम होता है अपने सक्सेसर के स्क्वायर से, x+1 के स्क्वायर -6। ठीक है, क्या करना है इसे, x² + 15 a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x - 6। x² से x² कैंसिल आउट हो गया, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या यहाँ पर मेरे पास, 1 में से 6 माइनस हुआ -5, -5 को ट्रांसपोज किया इधर तो +5, तो 15 के साथ 5 ऐड हो गया 2x, तो ये मिला मुझे 22x, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10, तो वो नंबर कितना है बेटा, वो 10 है। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं, झट से चेक कर सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100, 100 में ऐड किया मैंने 15, और 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर 121 में से मैंने 6 माइनस किया, ये बना 115 और ये भी बना 115, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, A bag contains 5 red balls, 8 black and 7 white balls। बहुत ही आसान सा सवाल होता है प्रोबेबिलिटी का, बस क्या है कि सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, क्या कि फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल आउटकम्स, कि जितने आउटकम्स फेवरेबल हैं उस इवेंट को करवाने के लिए काम आ रहे हैं, मतलब ई इवेंट है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट क्या है, बॉल ब्लैक ना होना, तो जो बॉल ब्लैक नहीं है वो फेवरेबल आउटकम है, ब्लैक नहीं है इसका मतलब ये फेवरेबल है और ये फेवरेबल है, तो कितने हुए फेवरेबल, 5 + 7 12, और टोटल कितने हैं, 5 + 7 12 + 8 20, 4 से कैंसिल आउट कर दिया, आंसर कितना मिला, 3/5। सो 3/5 इज़ द करेक्ट आंसर, फेवरेबल अपॉन टोटल। बहुत ही बेसिक सा सवाल आते हैं इसके। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 16x² - 24xy + 9y²। x की वैल्यू x की जगह पुट करनी है और y की वैल्यू y की जगह पुट करनी है इन दोनों में। ठीक है, और आंसर निकल आएगा आपका। आप x को पुट कर दें यहाँ पर, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 कट के 1 आ गया, फिर आप यहाँ पे 1/4 1/3 1/12 1/12 24 को काटेगा 2 आ गया, और प्लस यहाँ पर y को 1/3 का स्क्वायर, तो ये 9 कट के 1 आ गया, 1 + 1 2 2 - 2 0 आ गया आंसर। सिंपल, सिर्फ क्या किया है, उनको पुट किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। 1/4 रखा है, 1/16 बनाए, 16 से 16 कट गया 1 आया, 1/4 1/3 मल्टीप्लाई 1/12 12 2 = 24 होता है 2 आया, 1/3 का स्क्वायर 1/9 9 से 9 कट के 1 आ गया, खट से आंसर 0 आ गया। सिंपल है। ठीक है, अच्छा अगर आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 16x² - 24xy और प्लस 9y²। अगर आप इसको आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रही है ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है तो ये 4x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये 3 का होल स्क्वायर है तो ये 3y का होल स्क्वायर हो गया, तो a² और b² तो आ गए, बीच में माइनस का 2a भी बन रहा है, माइनस का 2a कौन है यहाँ पर, 4x है, ऐसी क्लासेस में सिखाया जाता है, और ये b है। ठीक है, तो ये बना a का स्क्वायर, ये बना b का स्क्वायर, ये बना माइनस का 2ab, तो बन क्या गया, बन गया a - b का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, x की जगह 1/4, तो यहाँ रखा 1/4 और y की जगह 1/3, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये कट के 1 आया, ये भी कैंसिल आउट होके 1 आया, 1 - 1 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0। ऐसे भी किया जा सकता है, और आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। देखें बेटा, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम इज़ 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ट्रिपीजियम क्या होता है, एक सेट साइड्स का पैरेलल होता है और एक नॉन पैरेलल होता है, ट्रिपीजियम है। इसमें एरिया का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ
सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना, ये है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एरिया ट्रेपीजियम का 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 8, दोनों पैरेलल साइड में से एक जो है वो 8 है, दूसरी हमें पता नहीं। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज़ द हाइट, वो 4 है। तो हमसे पूछिए दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी। तो इसको आसानी के साथ किया कर लेंगे बेटा, 2 से पहले 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अगर याद है आपको, इसमें सिर्फ ये है कि बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है, सवाल बन जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आया, 2 नीचे आ गया, 28 को काटेगा, बचा 8 प्लस एक्स, कटने के बाद 14 और ये प्लस का 8 इधर आ गया तो माइनस का 8, 14 में से 8 माइनस हुआ तो कितना आया आंसर 6, इसका मतलब 6 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दूसरी पैरेलल साइड जो है वो कितनी है हमारे पास, वो है 6। हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर इंटू 4.5 मीटर, अज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो बेटा ये डायमेंशंस दी हुई हैं, इसका मतलब वॉल्यूम, और एक इंसान कितना एयर को ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी कितना दिया हुआ है आपको मीटर क्यूब में, इसका मतलब वो भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जब कोई शेप चेंज होती है ना तो वॉल्यूम सेम रहता है। अब इसमें क्या है, एक रूम है, उस रूम में कितने पर्सन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो बताना है। इस पूरे रूम का टोटल वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं जो कि होगा LBH, और वही बराबर होगा जितने बंदे इसके अंदर आए हैं, N मान लिया हमने, और एक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मैन, ठीक है ना, एक आदमी का। तो N जितने आए हैं इंटू 1 वो बराबर हो जाएगा किसके, LBH के। बस रख देंगे इसमें वैल्यू, तो N की वैल्यू क्या निकलेगी, ये बराबर किसके हो जाएगा, LBH के। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है, नंबर कितना है तो LBH कितना है 20 इंटू 16 इंटू 4.5, और एक कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 4। तो आंसर मिला 4 5 ज़ा 20, 5 को मल्टीप्लाई करा 16 से तो 5 16 80, 80 इंटू 4.5, डेसिमल 10 से 0 कट गया, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 36। तो 360 पर्सन्स अकोमोडेट हो जाएंगे उस रूम के अंदर, जिसका वॉल्यूम इन डायमेंशन से निकाला जाएगा, है ना, जितना बड़ा वॉल्यूम है। तो सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ दैट रूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 मैन। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ बिलो एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, p की पावर में दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन ऊपर एक बात कॉमन है, क्यूब क्यूब क्यूब, सब पर क्यूब है। तो बेटा अगर ऐसे हो a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ABC का होल क्यूब, है ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों पर क्यूब है, ये A है, ये B है और ये C है, तो मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर कर क्यूब लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P रेज टू दी पावर m प्लस n मल्टीप्लाई P रेज टू दी पावर n प्लस n मल्टीप्लाई P रेज टू दी पावर m प्लस l, और इस पूरे का होल क्यूब हो गया ये। और नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सेम है, तो पावर जब सेम बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, m प्लस n प्लस l, और उस पूरे की पावर है 5। अब इधर बेटा ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो ये सब ऐड हो जाएंगे, m 2m n 2n l 2l, तो ये बनाएगा p रेज टू दी पावर 2m प्लस 2n और प्लस 2l, और इस पूरे की पावर है 3, और नीचे आ रहा है p रेज टू दी पावर m प्लस n प्लस l, और इस पूरे की पावर है 5। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनमें से 2 कॉमन लिया और 2 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बना m प्लस n प्लस l, 2 बाहर आया था, और जब 2 बाहर आया तो वो कुछ इस तरीके से होगा ना, 2 इंटू एक्स, x मान लिया मैंने m n l को, इसको x मान लिया, तो 2 टाइम्स x हो रहा है। तो हमने पढ़ रखा है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x को उधर ही छोड़ दूँ, तो ये पावर पूरे की कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 6, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है, और नीचे बिल्कुल यही का यही है,
और इस पूरे की पावर है 5। अब ये दोनों सेम है क्योंकि बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो इस पूरे के ऊपर 6 है, इसके ऊपर 5 है, जो कि हम जानते हैं अगर a के ऊपर m हो, b के ऊपर नीचे a के ऊपर नीचे n हो तो a m माइनस n होता है। तो इसी पूरे के ऊपर 6 माइनस 5 आ जाएगा, और 6 माइनस 5 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या बना, p रेज़ टू द पावर m प्लस n प्लस l। तो आंसर क्या आया मेरे पास, सी ऑप्शन। ठीक है, ये बेसिक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चंस अगर हैं तो आप इनको पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे हम इसकी m और n की वैल्यू रख दें, कुछ सबसे आसान रखें। देखें 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि m बाई n यहाँ पर एक 0 हो जाएगा अगर n हमने 0 ले लिया तो। और हम इनको कहीं ये भी नहीं कहा है कि इक्वल नहीं है, तो हम इक्वल रख सकते हैं। जैसे m और n और l तीनों की वैल्यू मैंने 1 रख दी, m n l तीनों को 1 रख दिया, तो 1 1 2 बना, 1 1 2 बना, 1 1 2 बना। तो p की पावर 2 इंटू 3 6, p की पावर 6, p की पावर 6, ये p की पावर 6, p की पावर 6, p की पावर 6 बना। और p की पावर 6, p की पावर 6, p की पावर 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो पावर ऐड हो जाएंगी, तो वो बनेगी p की पावर 18। और नीचे 1 1 1, तो p इंटू p, p क्यूब बना, p क्यूब जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना, 15। और 18 में से 15 माइनस हो गया, क्या मिला मुझे आंसर, p क्यूब। अब मैं देखूंगा ऑप्शन में p क्यूब आना चाहिए। m n l को 1 1 1 रख कर माइनस का 3 आ रहा है, तो ये आंसर सही नहीं है। इसको रखा तो 6 आ रहा है, ये भी सही नहीं है। इसको रखा 1 1 1 तो p क्यूब आ रहा है, करेक्ट है। और इसको रखा 1 तो p आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम एक्चुअल से देखें तो ये इस तरह से होगा। देखें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बीच में एक, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा ट्रू है, इसका मतलब ये 4 हैं, 4 में से 3 इसमें फॉल्स होंगे। 0 इज़ द एडिशन आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर। 0 एक एडिशन आइडेंटिटी है नेचुरल नंबर के लिए। ये एडिशन आइडेंटिटी होता क्या है, एडिशन आइडेंटिटी का मतलब क्या है। एडिशन आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा जिसको किसी में ऐड करने पर वही सेम रिजल्ट मिल जाए। मतलब जैसे a प्लस e इज इक्वल्स टू a, इट इम्प्लाइज दैट e इज़ एडिशन आइडेंटिटी, या एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, है ना। एडिशन आइडेंटिटी कहलाएगा यहाँ पर, एडिशन आइडेंटिटी, क्योंकि a में e को ऐड करा लेकिन रिजल्ट a ही मिला। ठीक है, तो इसलिए ये एडिशन आइडेंटिटी है। बस इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जिसमें बात की जा रही है ये सब उसी में से आने चाहिए। मतलब a और e पर बात हो रही है, a का मतलब कोई भी नंबर हो, है ना। a लिखें, b लिखें, c लिखें, x लिखें, y लिखें, कुछ भी लिखें। e को भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये दो जो हम बता रहे हैं, या हम कहें b प्लस e, वो b आएगा। तो ये a हुआ, b हुआ, e हुआ, ये जो कुछ है, a है, b है, e है, ये सब के सब बिलोंग्स टू, है ना, जो मैंने पहले लगाया था, इसे बिलोंग्स टू का मतलब उसमें होने चाहिए, मौजूद। किस में होने चाहिए, जिसमें बात हो रही है। किस में बात हो रही है, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब नेचुरल नंबर में आने चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं e 0 के लिए, कि 0 इज़ द एडिशन आइडेंटिटी। तो बात तो सही है, a प्लस 0 a होता है, जैसे 5 प्लस 0 5 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, 5 के साथ जुड़कर 5 आएगा, -5 प्लस 0 -5 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 1/2 प्लस 0 1/2 आएगा। बट लेकिन जब हम नेचुरल की बात करेंगे ना, तो 0 और 5 दोनों नेचुरल नंबर में होना चाहिए, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसलिए 0 इज़ द एडिशन आइडेंटिटी फॉर किन के लिए, रैशनल के लिए होता है, रियल के लिए होता है, इंटीजर्स के लिए होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें बिलोंग नहीं करता है, मतलब उस सेट में नहीं आता। हम जिसमें अप्लाई कर रहे हैं इस कंसेप्ट को, एडिशन आइडेंटिटी को, उन्हीं में से उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे देखो वही रिजल्ट आ रहा है, जो इसमें इसको ऐड किया है तो ये रिजल्ट आया है, तो ये जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है इसकी, तो वो उसी में से उठाया गया है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है।
इसलिए आप नेचुरल नंबर में से उसे उठा नहीं सकते। जब आप दो नंबर नेचुरल में से उठाओगे तो उनको ऐड करके कभी भी एक नहीं आएगा, कुछ और रिजल्ट बन जाएगा। क्योंकि अगर ज़ीरो उसमें नहीं है, इसका मतलब मान लीजिए किसी ने 3 उठाया और 1 उठाया, तो 3 + 1 तो 4 आ जाएगा ना, सेम रिजल्ट थोड़ी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं था, इसलिए नेचुरल नंबर के लिए वो एडिशन आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ फॉल्स, पहला फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर हैज़ इट्स रेसिप्रोकल, हर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, p/q की फॉर्म हो गई, दोनों इंटीजर्स हैं। लेकिन इसका रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो 1/0 बनेगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, है ना, अनडिफाइंड बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनाइट बोलते हैं। तो इसका मतलब वो तो आपका रेसिप्रोकल मिला नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब नंबर मिला नहीं ना वहाँ पर कुछ भी, ज़ीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइन है, तो इसलिए हर रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर में से इंटीजर, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन मतलब इंटीजर में से इंटीजर माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा। क्या ये बात सही है? इंटीजर में से अगर इंटीजर माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन में इंटीजर में से आप इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो, इंटीजर आएगा। 5 में से 3 घटाएं आप, -5 में से 3 घटाएं, 0 में से -5 घटा दें, कुछ भी कर दें आप, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव या ज़ीरो। और तीनों ही क्या हैं, इंटीजर हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो। फ्रैक्शन आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपको इंटीजर्स लेने हैं, 1/2, 1/5, 1/7 या 3/2, ये सब आप कुछ नहीं ले सकते। इसलिए इंटीजर माइनस इंटीजर हमेशा इंटीजर होता है। दैट्स वाई इंटीजर्स क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन में। अच्छा, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर डिवीज़न, रियल नंबर्स क्लोज्ड फॉर डिवीज़न का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड किया जाए तो रियल नंबर ही मिलेगा, फॉल्स। क्यों? वो इसलिए कि रियल नंबर 4 है और रियल नंबर 0 भी है, और 4/0 रियल नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। वो 0 खेल कर गया यहाँ पर भी। इसका मतलब ये 3 स्टेटमेंट फॉल्स हैं। कौन सा स्टेटमेंट है सही, इंटीजर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। द वैल्यू ऑफ बिलो एक्सप्रेशन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं बेटा, ये बहुत ही आसान से होते हैं। जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब ये आपका रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, और ये कॉन्जुगेट देता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, वही सेम का सेम आपका ऊपर बनेगा न्यूमरेटर के अंदर, सिर्फ साइन आपका जो है ना वो चेंज हो जाएगा। जब ऊपर 1 है और नीचे ऐसा है कि जिनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमेशा ये रिजल्ट बिल्कुल सेम देता है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको रैशनलाइज़ करता हूँ, √9 - √8, इसको रैशनलाइज़ करूँ मैं, तो रैशनलाइज़ ऐसे ही करूँगा ना, √9 + √8 और √9 + √8, ऐसे ही करूँगा बेटा, सही है। रैशनलाइजेशन इसी को बोलते हैं। ऊपर तो यही का यही आएगा, √9 + √8। नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है थर्ड, a + b × a - b। वो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर 9 आएगा, रूट हट जाएगा, और √8 का स्क्वायर 8 आएगा, और 9 - 8 1। इसका मतलब इस पूरे का रिजल्ट क्या मिला, √9 + 8। तो मैं क्या रिजल्ट लिख सकता हूँ जल्दी से, बहुत आसान, क्या इसका रिजल्ट आएगा √9 + √8, इसका रिजल्ट आएगा √8 + √7, इसका रिज़ल्ट आएगा √7 + √6, और इसका रिज़ल्ट आएगा √6 + √5, और इसका रिज़ल्ट आएगा √5 + √4। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस लगेगा तो इनको टकराएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका √7 है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। फिर ये माइनस है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव कर देगा, है ना। ये नेगेटिव आएगा और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। और फिर आगे की तरफ ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे ऐसा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, √5 नेगेटिव हो जाएगा, √5 नेगेटिव हो जाएगा। क्या मिला मुझे,
√8 माइनस √8, √7 माइनस का, √7 प्लस का, √6 प्लस का, √6 माइनस का, √5 प्लस का, √5 माइनस का, सब कैंसिल आउट हो गए। बचा √9 जो कि 3 होता है, और बचा √4 जो कि 2 होता है। तो आंसर कितना आया? +5। आंसर क्या मिला बेटा? 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपने प्रैक्टिस में अगर आपने किए हुए हैं, ये तो क्योंकि समझाने के लिए कंसेप्ट बताया जा रहा है, लेकिन जब आपके प्रैक्टिस में होते हैं, आप कर आए हो, अगर आपके क्वेश्चन नज़रों से गुजरा हुआ है, आप जैसे ही देखेंगे आप तो सिंपल सा रिजल्ट लिखेंगे, खटखट ये आएगा, ये आएगा। और उससे भी आसान कि बस ये ध्यान रखेंगे कहाँ नेगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव है। 100% एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे, इसमें एक्सट्रीम बचते हैं बस, है ना। एक तो स्टार्ट जहाँ हुआ है और एक ही ख़त्म जहाँ हुआ है, ये बचते हैं, बाकी सब बीच के निपट जाते हैं। इफ़ प्रिंसिपल इज़ ₹1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सेम क्वेश्चन फिर से दे दिया है, एक ही पेपर में 2 सवाल दे दिए हैं। अमाउंट क्या होगा 6 महीने के बाद, अमाउंट पूछा गया है। तो बेटा अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। अमाउंट है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 n। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 1 लाख। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, लेकिन हाफ ईयरली है, मैंने बताया था। रेट क्या होता है हाफ ईयरली में? आधा। और टाइम क्या होता है? डबल, है ना, डबल। तो रेट हाफ हो जाएगा, तो 10% था, तो 10% का हाफ 5 हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो जाएगा यहाँ पर। और टाइम कितना है? टाइम 6 मंथ। 6 मंथ का मतलब कितना है? आधा साल। तो आधा साल का डबल कितना हो गया? 1। तो ये टाइम यहाँ पर 1 हो गया। हम देखें 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 100 1 100 प्लस 5 तो 105 और नीचे आया 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 105 के आगे 3 0, तो 105,000 इज द करेक्ट आंसर। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। लीनियर इक्वेशन का सवाल है बेटा, आ जाता है ना तो कभी भी सॉल्व नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन से करते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। पूरा सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लग जाता है, परेशान होते हैं। क्या है? 2 डिजिट का एक नंबर है जो डिफ़र करता है 3 से, उसके डिजिट्स आपस में 3 का डिफरेंस है ना। डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, नहीं है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे मेरे पास। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करें और रिजल्टिंग नंबर ऐड करें ओरिजिनल नंबर में तो 143 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डिजिट्स को रिवर्स करें, 36 को 63 बनाएं, इसके डिजिट्स को रिवर्स करें और 58 बना दें, तो जोड़कर ये आना चाहिए 143। यहाँ आ रहा है 143, ये करेक्ट है आंसर। यहाँ 143 नहीं आ रहा, यहाँ 99 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आप इसी से करने हैं, ऑप्शन से ही करने हैं, नहीं तो क्या है बहुत बड़ा कंसेप्ट से अगर जाएंगे। कंसेप्ट में क्या है? कंसेप्ट में ये है फिर कि 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस है ना। ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, इन दोनों को मानना पड़ता है। अगर आपने यूनिट प्लेस को आपने y माना और 10th प्लेस को आपने x माना, तो जो नंबर होता है ना वो नंबर होता है 10x प्लस y। कैसे आता है? जैसे ये यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 को 10th प्लेस पे 3 है तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 बनेगा। और 6 यूनिट प्लेस पर है तो 6, तो 30 और 6 मिलकर कितना हुआ? 36। तो 2 डिजिट का नंबर ऐसे बनता है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 10th प्लेस पे जो नंबर है 3 है, जैसे वो डिजिट है जो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आएगा। तो नंबर इस तरह से बनता है। अब हमारे पास 2 कंडीशन है। क्या है 2 कंडीशन? पहली कंडीशन है x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस 3 है, पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उस नंबर में 10x प्लस वाई में अगर उनको हम इंटरचेंज कर दें, मतलब y की जगह x की जगह y, तो 10y प्लस x, तो वो बनता है 143। जब दोनों को इंटरचेंज करके जोड़ते हैं तो वो 143 बनता है। तो यहाँ से 10x और x आया बेटा 11x और 10y और y आया 11y और ये बना 143। 11 ले लिया यहाँ से कॉमन 143
और ये 11 यहाँ जाएगा तो ये 143 को काट देगा और इधर x प्लस वाई 11 से कट के 11 वन ज़ा 11 3 और 13 तो x प्लस वाई 13 आ गया, x माइनस वाई 3 था। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो 3 प्लस वाई आएगी, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे उठा के यहाँ अप्लाई कर देंगे x की जगह पर 3 प्लस वाई और प्लस का y 13, 3 उधर चला गया 13 माइनस 3 10 तो 2y की वैल्यू 10 आई तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 और y को 5 मैंने यहाँ रखा तो 5 प्लस 3 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब मुझे नंबर बनाना था तो 10x प्लस वाई तो मेरा नंबर क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई 8 और प्लस का 5 तो आंसर कितना आएगा 85 जो कि मेरा कितना है 85। मैंने इसे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से किया है। ठीक है, एक वेरिएबल से अगर आप करना चाहते हैं जो कि आपने 8th में पढ़ रखा होगा तो फिर आपको एक नंबर को x और एक नंबर को y नहीं मानना है। 3 का डिफरेंस है तो एक को x मानना है और एक को x माइनस 3 मानना है, एक बड़ा है एक छोटा है, या फिर आप छोटे को x माने तो बड़े को x प्लस 3 मानेंगे तो उससे भी हो जाएगा। और यूनिट और अगर आप 2 वेरिएबल से करते हैं तो भी हो जाएगा। प्रैक्टिस में दोनों ही रहते हैं बच्चों के, दोनों तरीके से करवाया जाता है। देखें नेक्स्ट है हमारे पास 18225 18225 18225 182 सब वही है, सेम है, सिर्फ मेरे काम का ये है इसमें स्क्वायर रूट है 18225। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट इन सबको ऐड करके ये रिज़ल्ट आ रहे हैं 4। मैं देखूं अगर इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट कितना है, ये 18225 है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट तो ये किसका स्क्वायर होगा, अगर 100 का स्क्वायर करूं बेटा तो वो 10,000 बनेगा। 100 का स्क्वायर कितना बनेगा 10,000। और अगर मैं 150 का स्क्वायर कर दूं 150 का 15 15 225 होता है तो वो बनेगा 22,500। इसका मतलब 18,225 इन दोनों के बीच में है, 100 और 150 के बीच में है, और 10,000 18,000 इसके करीब है 150 के, तो ये आपका 130 से 140 के बीच में कहीं होगा, 130 140 के बीच में कहीं होगा। इसकी वैल्यू 130 प्लस मिलेगी, कुछ वही चीज़ यहाँ मिलेगी लेकिन डेसिमल में मिलती जाएगी, तो ऐड करते जाएं। ये नंबर 14 पॉइंट समथिंग है, 130 से छोटा है, ये 149 पॉइंट समथिंग है, ये बड़ा है, ये 1499 ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा, ये 1 पॉइंट ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, सी होगा 149.985। कैसे पता लगा मुझे, मैंने देखा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट तो 130 140 के बीच में है, और क्योंकि 5 पे ख़त्म हो रहा है तो 135 है, ये 135 का स्क्वायर है ये, तो इसकी वैल्यू 135 है, इसकी वैल्यू 2 के बाद डेसिमल है तो 13.5 है, इसकी वैल्यू 4 के बाद डेसिमल है तो 1.35 है, और इसकी वैल्यू 2 4 6 के बाद है तो 0.135 है। इनको ऐड करना है सबको, 5 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 1 9 डेसिमल, 5 और 3 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1, तो 149.985। वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा जो है अगर आप लॉजिक लगाते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं कि इसको पकड़ लिया आपने, ये 130 से ज़्यादा है 140, तो आंसर आपका 140 के अराउंड ही आएगा। ये तो 1400 बहुत ज़्यादा हो गया, ये 14 ही रह गया, 1 पॉइंट रह गया, 3 ऑप्शन कट गए, आंसर आ गया। अगर हाँ 2 आसपास होते जैसे 149 और 144 या 145 इस तरह से होता तो फिर हम खट से ये लिख लेते, हम उसको देख लेते। उसने भी आसान दिया है क्योंकि 5 पे ख़त्म हो रहा है तो 100% स्क्वायर रूट में 5 आएगा लास्ट का डिजिट, तो लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो झट से पता लग गया हमें कि वो 135 का है। हमने इसको देख लिया, आंसर हमारा परफेक्ट बन गया। द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, है ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स की हाइट सेम है, वॉल्यूम उनका दिया हुआ है, तो रेशियो उनका रेडियाई का क्या होगा, तो बेटा वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, v1 अपॉन v2, पहला वॉल्यूम कितना है 16 पाई और दूसरा वॉल्यूम कितना है 18 पाई, ठीक है। ये है, हम इन दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, वॉल्यूम लगा देते हैं। वॉल्यूम है क्या, इधर लिख देता हूँ मैं, पाई r स्क्वायर h, तो पहले वाले को तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल में या स्मॉल में लिख देते हैं, चलो पाई r स्क्वायर h,
और दूसरे वाले के लिए मैं कैपिटल लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। लेकिन एच तो सेम है दोनों का। इसने कहा है हाइट दोनों राइट सर्कुलर सिलेंडर की सेम है, तो हाइट तो सेम है, हाइट सेम है, पाई पाई भी कट गया। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर आया 16/18, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ r/r का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर होता है, और 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 18 ये मिसप्रिंट है, 18 नहीं होगा बेटा, 81 होगा, 81 होगा ये। तो 81 9 का स्क्वायर बनेगा, तो वहाँ पर उनका रेशियो आएगा 4:9। तो आंसर क्या बनेगा 4:9, बट द डेटा इज़ करेक्ट तब होता जब ये 81 होता। तो ये 18 ये गलत है, 4/9। और ये क्योंकि हमने पेपर में से ही क्वेश्चन उठाया हुआ है, हमने कोई टाइप नहीं किया, इसका मतलब इसमें भी एरर है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा एक ही पेपर के अंदर जिसमें डेटा गलत है। तो इसका मतलब या तो ये डिलीटेड है या ये बोनस है ना, ये डिलीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन, या इसका बोनस दिया जाएगा सबको, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हो। पर आंसर ये होना चाहिए था कब, जब 18 की जगह क्या होता 81, तब आंसर हमारा क्या बनता 4:9। और अगर 18 से ही आंसर आना था तो 18 किसका स्क्वायर होगा 18 2√3 का, तो यहाँ पर 2√3 होना था, पर √3 तो कहीं पर भी नहीं है, इस वजह से ये भी एरर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, यूलर्स फॉर्मूला बहुत आसान अभी बेटा किया हमने, f + v = e + 2, तो f + v = e + 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कितना आसान सवाल है, ये पूछ रहे हैं इन चारों में से किससे डिवाइड किया जाए इसको ताकि ये क्या बन जाए क्यूब बन जाए। इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि ये किससे डिविजिबल है। क्या होता है बेटा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से और 8 से कटेंगे तभी वो कटेगा 4 और 8 से, वरना नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ना तो ये 4 से कटेगा ना ये 8 से कटेगा। काट के देख लें आप, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट के देख लें नहीं कटेगा, 6 के लिए देखें तो वो 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए, तो वो 6 से कटेगा। ये 2 से कट नहीं रहा है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से कटने के लिए क्या होता है, वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए नंबर, तभी तो 2 3 = 6 उसके एलसीएम से कटेगा। और इतनी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, आप 6 से कट इसको डिवाइड करके देखिए ना, 6 4 = 24 1 बच गया, नहीं है डिविजिबल। 4 6 = 24 1 बच गया, नहीं है डिविजिबल। 8 3 = 24 1 बच गया, नहीं है डिविजिबल। सिर्फ कौन है 7 से डिविजिबल है ये। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 = 21 3 बचेगा 30, 7 4 = 28 2 बचेगा 21, 7 3 = 21 कितना आएगा 343, और 343 7 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या है 7 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 343 आएगा और वो 7 का क्यूब बनेगा। द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, फिर से वही क्वेश्चन है बेटा ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस से पेपर के अंदर। इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करेंगे। क्या है, सम डिजिट्स को जोड़ने पर 9 आता है, 9 9 9 9 चारों ऑप्शन वैलिड हैं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, फिर जब हम इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट्स को तो रिजल्टिंग नंबर बड़ा आता है ओरिजिनल नंबर से 27 से। मतलब पहले छोटा नंबर है, बाद में डिजिट्स को रिवर्स करने पर चेंज करने पर बड़ा बनता है। 54 को आप चेंज करोगे तो 45 बनेगा, 45 इससे बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। 63 को आप चेंज करोगे 36 बनेगा, छोटा बनेगा। सिर्फ ये 2 नंबर हैं जो बड़े बनेंगे, ये इसका इंटरचेंज करके 63 बनेगा और इसका इंटरचेंज करके 54 बनेगा। लेकिन वो यूँ कह रहा है कि वो 27 ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 है? नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 है। 63 में से जब आप 36 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है सिर्फ ऑप्शन से। विच इज़ हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, 2⁻², 250, 3, 150, 500, 4, 200। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेटा ये देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आए जिस तरीके के भी, उसमें सिर्फ आपको ये करना होता है कि पावर और एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा हुआ है, बेस और पावर एक्सपोनेंट होती है। तो आपको अगर किसी को कंपेयर करना है तो उसमें किसी को तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो या तो आप पावर को सेम करें या फिर आप बेस को सेम करें, ताकि आप ये देख सकें कौन बड़ा है इसमें कौन छोटा है। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर 2⁻²250 है, अगला
3 रेज टू दी पावर 150 है, और उससे अगला 5 रेज टू दी पावर 100 है, और 4 रेज टू दी पावर 200 है। अब इनको हमें सेम करना है ना, 2 है, 3 है, 5 है और 4 है, 250, 150, 100 और 200, इनको हमें सेम करना है। तो हम फैक्टर अगर करते हैं 10 10 10 10 तो सब में आ रहा है, और 25। इसको बेटा कैसे करेंगे, 250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 150, 100, सब किससे कट रहा है, 100 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं कट रहे, तो 50 से सारे कट रहे हैं। तो मैं देखूँ 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 50 है ना, 250 हुआ। इसमें 3 रेज टू दी पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 50, ठीक है बेटा, 150 हुआ। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 50, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 50, ठीक है बेटा, ऐसे करके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या कंसेप्ट लगेगा, पावर एक्सपोनेंट का, क्या 2mn क्या होता है, 2m और n, ठीक है। अगर 2 रेज टू दी पावर mn है तो एक को हम अंदर रख लें, एक को हम उसके ऊपर पावर में रख दें, बात एक ही होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 5 की होल पावर 50, और इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 3 होल पावर 50, और इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 2 होल पावर 50, और इसको लिख सकते हैं 4 रेज टू दी पावर 4 होल पावर 50। अब बस ये देखना है कि बेस किसका बड़ा है, क्योंकि पावर तो सेम कर दी है मैंने। 2 रेज टू दी पावर 5 32 की पावर है ये 50, ये 3 रेज टू दी पावर 3 27 की ये पावर है 50, 5 रेज टू दी पावर 2 मतलब ये 25 की पावर में है 50, और ये 4 रेज टू दी पावर 4 4 4 दा 16 ना कर देना जल्दबाजी में, है ना, 16 नहीं है ये, 4 की पावर 4 4 4 4 4 64 64 4 4 60 256, 16 का स्क्वायर हो गया ना, तो 50। अब सबसे बड़ा कौन है, 256। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा वह नंबर 4 रेज टू दी पावर 200 है, विच इज़ हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। 4 रेज टू दी पावर 200 इज़ हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू। अगर ये बोल देता अरे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और चारों ऑप्शन दिए हुए होते, तो सबसे बड़ा ये रहता, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर असेंडिंग में चलते सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये आता। ए दिया हुआ है मैं √2 + 1, बी दिया हुआ है √2 - 1, तो वैल्यू a² + ab + b², a² - ab + b² की क्या होगी। तो बेटा a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ab अपॉन b का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है √2 + 1 और b दिया हुआ है √2 - 1, और वैल्यू हमसे ये मांगी है। अब हमें थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा कि इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। a और b हमें दिया हुआ है, a² b² और दिस, अगर हम वैल्यू रखेंगे तो बड़ा पड़ जाएगा। a की वैल्यू रखें तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू रखें √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ab को मल्टीप्लाई करें, कर सकते हैं वैसे, अगर हम रख के भी करें तो भी आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि हम कुछ स्मार्ट काम कर सकते हैं, तो a² + b² + 2ab होना चाहिए था, तो एक ab की कमी है, एक ऐड कर दें, एक सब्ट्रैक्ट कर दें। नीचे भी -ab का -2ab होना चाहिए था, तो एक -ab की कमी है, तो एक ऐड कर देते हैं। क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस का ab, और ये बन जाएगा -2ab + b², तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर और प्लस का ab। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सोचने में इतना टाइम लग रहा है कि हम डायरेक्ट a और b की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उस तरीके से कर लें। अब a + b इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे +1 - 1 कट गया, √2 + √2, तो ये बना 2√2, और a × b का मतलब है √2 + 1 √2 - 1, तो √2 + 1 में जब √2 - 1 करेंगे तो a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 आएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अच्छा a - b इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 कट जाएगा, 1 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, 8 - 1 और 4 + 1 तो आंसर आ रहा है 7/5। क्या मिला, डी, ठीक है बेटा, 7/5।
और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें ए और बी की और सॉल्व कर लें, है ना, वैसे भी किया जा सकता है। 8 men can do a piece of work in 10 days. How long will 10 men complete the same work? बहुत ही आसान इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल कई बार बता चुका हूँ। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो एक्स वाई क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं x1 y1 और x2 y2। x1 8 और y1 10 है, 8 × 10, और इसमें 10 मैन हमें दिए हुए हैं x2, लेकिन हमसे क्या मांगा है, कितने दिन लगेंगे, y2 मांगा है। तो ये बन गया आपका 80/10, 0 0 कट गया, इसका मतलब 8 दिन लगेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है बेटा, इन्वर्स प्रोपोर्शन का। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आ गया कि अगर ये डिविजिबल है x² - 4 से, तो इसमें mn की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये टाइम लेगा, क्योंकि अगर ये डिविजिबल है x² - 4 से, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की जो ज़ीरोज़ निकलेंगे x की जो वैल्यू निकलेगी वो इसके ज़ीरोज़ होंगे और वो इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो x² - 4 के हम फैक्टर करें a² - b² से, तो हमें मिलेगा a + b और a - b। अब ये इससे डिविजिबल है तो ये फैक्टर हैं इसके, तो ये अगर फैक्टर हैं तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ से x की वैल्यू, -2, और यहाँ से x की वैल्यू 2। ये दोनों ज़ीरोज़ कहलाएंगे उस पॉलिनोमियल के, तो इन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। दोनों पे रख लेते हैं, एक बार तो -2 को रखते हैं। -2 को रखा मैंने 2, और -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 × -5 आ जाएगा, और -2m और प्लस का n क्या देगा ये बेटा, 0 देगा। तो ये बनेगा -16 - 20 माइनस का 36 और माइनस का 2m और प्लस का n बराबर 0। तो यहाँ से माइनस का 2m और प्लस का n और माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब मैं प्लस का 2 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्लस का 2 रखता हूँ तो ये मिलता है 2 × 8 -5 × 4 और प्लस का 2m और प्लस का n 0 के बराबर। 16 - 20 -4, तो प्लस का 2m और प्लस का n बराबर 0। तो यहाँ से आया 2m + n बराबर 4, ये सेकंड हो गई। अब बेटा इनको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम देखें, जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं तो 2m और -2m कट जाते हैं, तो 1 + 2 इनको मैंने ऐड कर दिया। तो क्या मिला मुझे, -2m + n बराबर 36 और प्लस का 2m और प्लस का n बराबर 4 ऐड करा। ऐड करने का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, n और n 2n और ये मिला 40। तो n की वैल्यू कितनी मिली, 20। mn, n 20 है क्या, नहीं है। n 20 है क्या, नहीं है। n 20 है, n नहीं, बस आ गया आंसर। mn, n कितना आया, 20। m निकालने की ज़रूरत नहीं, निकालना भी चाहे तो निकाल सकते हैं। n को 20 रख दिया मैंने यहाँ पर, 20 उधर गया तो माइनस का 16, 2 से कटा माइनस का 8 आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आई, -8, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे किया मैंने कि जो पॉलिनोमियल जिससे डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर है, जो अगर किसी को काटता है तो फैक्टर है, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं x की वो उसके ज़ीरोज़ बन जाएंगे, और ज़ीरोज़ बन जाएंगे तो ज़ीरोज़ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो जैसे हमने 0 रखा वो 0 के बराबर रख दिया, वहाँ से हमने 2 इक्वेशंस बना ली, उनको हमने सॉल्व कर दिया। देखें, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। 4⁻³ और नीचे 4⁻⁻5 है, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना बेटा। a⁻⁻5 है, सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और b⁻4 है और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये 5 में से 3 2 बचा, मल्टीप्लाई 8 में से 5 3 बचा, मल्टीप्लाई, और ये b⁻⁻7 हो गया। तो ये आ गया बेटा 16a³ और नीचे चला गया b⁻7। तो 16a³ b⁻⁻7 है यहाँ पर, तो -7 16 4 -3 -5 2
और माइनस प्लस 8 3 माइनस 7 इसमें भी एरर है क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है बेटा जिसमें एरर है ना, क्योंकि ये सिंपल सा पावर एक्सपोनेंट का है, सिर्फ आपको पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अगर आप बेसिक देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 की पावर -3 4 की पावर -5। 4 की पावर -3 डिवाइड जब होगा 4 की पावर -5 से तो ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 में से 3 हटाएंगे तो 2 आएगा ना, तो ये कितना बनाएगा 16 बनाएगा। इसका मतलब इसका आंसर तो 16 आना चाहिए। और इसी तरीके से ये 8 में से 5 घटाएंगे तो ये क्यूब आना चाहिए। और ये ऊपर जाएगा तो -3 -4 -7 बनेगा। तो 16a³ b -7 ये आंसर करेक्ट होता अगर यहाँ -7 ना होकर क्या होना चाहिए था +7। तो एक ही पेपर में तीसरा क्वेश्चन है जो कि एरर है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए कि कभी अगर 4 ऑप्शन में से अगर आप बिल्कुल सही हैं कि आपने कर लिया, फिर आपने चेक भी कर लिया और फिर भी वो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें एरर है डेटा के अंदर, है ना। तो वो या तो डिलीट होगा क्वेश्चन या फिर वो बोनस होगा। अच्छा, आपको इसका आंसर अगर लगाना होता तो आप क्या लगाते ए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम है, उसके करीब में है ना, जो आंसर बन सकता है। ये तो बन ही नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं बन सकता। ए की पावर 13 हो गई यहाँ पर, और ये a² रह गया, इस वजह से नहीं बन सकता, क्यूब बनना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये भी ठीक है, 16 भी ठीक है, सिर्फ यहाँ पर b की पावर में इनसे मिस्टेक हुई है। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की 4 वॉल्स की, इतने रुपए में कितने आएगी। बहुत आसान, ठीक है। 4 वॉल्स, पहले एरिया निकाल लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्या होता है, LB और LB हट जाते हैं, छत और फर्श, है ना, फ्लोर और ऊपर का रूफ हटेगा, 4 दीवारें रह जाएंगी, BH BH LH LH। तो क्या होता है एरिया 2 टाइम्स LH और 2 टाइम्स BH। तो मेरे काम का ब्रेथ है और हाइट है, L और H है, ये L हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो L और H 2 टाइम्स LH, 10 6 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 120, और BH 8 6 48, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 96। तो ये बन गया मेरे पास 216। ये तो आ गया मीटर स्क्वायर में एरिया। अब कितनी है कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की 15। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 1 मीटर स्क्वायर की 15 है, तो 216 की कितनी होगी, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, रुपीज़ में। तो 15 6 99, 15 1 15 और 9 24 का 4 कैरी लगा 2, 15 2 30 और 2 32। इसका मतलब 3240 रुपये इतने खर्च होंगे इनके इस रूम को वाइट वॉश करने में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारें, उसमें से हमने किसे हटाया है, LB को। क्यों हटाया है, क्योंकि किसी भी कमरे में ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये ज़मीन है और इसके ऊपर फर्श, उस फर्श के ऊपर छत होगी। सिर्फ क्या बचता है, दीवारें बचती हैं। दीवार में क्या आती है, लेंथ आती है, और ये अगर ये हाइट मानिए LH हो गया, और फिर ये अगर हमारी ये अगर ब्रेथ है तो ये हाइट हो गई, ये लेंथ है तो ये हाइट हो गई। तो LH और BH आता है, L और B हट जाता है इसमें से, है ना, ये वाला हिस्सा ये हट जाता है। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स, ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब्स हैं बेटा, है ना, 2 क्यूब को जोड़ा गया है और क्या बना दिया है, क्यूबॉइड। तो इसमें क्यूब जो होता है उसकी हर एक डायमेंशन A होती है, सब बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड जब बनेगा तो उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, बाकी ब्रेथ हाइट सब वही रहेगी। तो सबसे पहले हम डायमेंशन A निकाल लेते हैं। क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना दिया है, 54। सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, 6a²। तो 6a² 54, 6 से 54 काटा मैंने तो ये 9 आया, A 3 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लेंथ कितनी मिल गई, डबल 3 का 6, और ब्रेथ 3 ही रही और हाइट 3 ही रही। अब यहाँ क्या मांगा है हमसे, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का तो 2 टाइम्स LB BH और LH,
तो 2 टाइम्स LB 6 3 ज़ा 18, BH 3 3 ज़ा 9 और LH 6 3 ज़ा 18। ये हो गया बेटा 18 18 36, 36 और 9 45, 45 का डबल कितना होता है 90। आंसर क्या आया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलें बेटा, है ना। ये हमारा 2023 का पेपर हुआ पूरा, जिसमें से हमने देखा कि लेंदी है, ठीक है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, अच्छा पेपर होता है, और 3 क्वेश्चन ऐसे भी आए जिसमें कि ऑप्शन ही सारे गलत थे। इस तरह का कभी कभी हो जाता है। बाकी जामिया के हमने जितने पेपर भी किए थे उसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं था, वो बिल्कुल सारे के सारे सही थे। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तो हम 2022 का पेपर करेंगे, 22 का और 21 का, है ना। 2 पेपर और करेंगे हम, ताकि आपका पूरा सीरीज़ पूरी हो जाएगी ये AMU की और जामिया की। ठीक है बेटा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।